जानबूझकर राहुल गांधी जी का वो वक्तव्य दिखाया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ बेरोजगार लोग बवाल मचा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भलाई के लिए और सच की भलाई के लिए मैं इसका ट्रांसलेशन कर देती हूं, क्योंकि लगता है कि हाथ तंग है ट्रांसलेशन में भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी जी ने साफ तौर से कहा है, और मैं उन शब्दों को दोबारा से प्रयोग करूंगी। सवाल उनसे कमजोर होते हुए लोकतंत्र पे पूछा गया और उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा, दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज एन इंटरनल प्रॉब्लम, दिस इज एन इंडियन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन फॉर दिस हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड नॉट आउटसाइड। इसका हिंदी रूपांतर बड़ा आसान है, लेकिन लगता है कि भाषा में हाथ तंग है अंग्रेजी और हिंदी में, और भाजपाई कर नहीं पाए। इसका सीधा मतलब यह है कि यह हमारी समस्या है, कमजोर होता लोकतंत्र, यह हमारी अंदरूनी समस्या है, यह भारत की समस्या है, और इसका निवारण, इसका समाधान भी भारत ही करेगा, हम ही इसका समाधान खोजेंगे। वो आगे कहते हैं, और यह गैर तलब बात है, यह इंपॉर्टेंट बात है, और जिन लोगों का भी लोकतंत्र में जरा सा भी यकीन है, और जो लोग भारत को यह कहते नहीं थकते कि हम जननी है लोकतंत्र की और हम वाकई में हैं, उनको यह सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में 140 करोड़ लोग रहते हैं, 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, और इसीलिए भारत का लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र का भविष्य पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक भविष्य को प्रभावित करता है। उन्होंने तो यह कहा है कि भारत का लोकतंत्र विश्व के लोकतंत्र की धुरी है और इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने भारत के लोकतंत्र को पब्लिक गुड बताया है, मतलब यह सौगात है विश्व के लोकतंत्र के लिए, इसका तो स्वागत करना चाहिए। खड़े होकर प्रधानमंत्री जी को भी ताली बजानी चाहिए। लेकिन बजाय उसके आज मैंने आउट ऑफ वर्क, भाजपा के काफी लोग लगे हुए हैं। यह सच है कि जब राहुल गांधी जी बोल देते हैं तो भाजपा के बददिमाग प्रवक्ता, उनके सांसद, उनके एमएलए, उनके बेरोजगार घूमते हुए पूर्व मंत्री, उनके कुछ ना काम करते हुए प्रेजेंट मंत्री, सब के सब ट्रोल बनने का, दो रुपल्ली का काम करने लगते हैं। हर व्यक्ति भाजपा में एकदम से सक्रिय हो जाता है अगर राहुल जी बोलते हैं। पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए भाई कि उनकी बात सीरियस है कि नहीं है। अगर सीरियस है तो आप सब लोग बोलते हैं, और अगर सीरियस नहीं है तो क्यों बोलते हैं। आज लेकिन मैंने एक बड़ा ही भद्दा, शर्मनाक और निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान एक ऐसे व्यक्ति से सुना जिसने इस देश के संविधान की शपथ ली है, इस देश के सांसद हैं। मैं समझ सकती हूं उनका दर्द, मैं समझ सकती हूं उनका विस्मय, मैं समझ सकती हूं उनका विरोधाभास, उनका कॉन्फ्लिक्ट, उनकी ललक न्यूज में बने रहने के लिए। श्री रविशंकर प्रसाद जी अब पद पर नहीं है, मंत्री थे, बड़े बेआबरू होकर कूचे से निकले, लेकिन अब रेलेवेंस की लड़ाई कर रहे हैं, और वो आकर अनाप शनाप बिना पलक झपकाए जो झूठ बोलना होता है, उन्होंने आज उसका काम किया है और कहा कि राहुल गांधी जी हस्तक्षेप मांग रहे हैं किन्हीं और देशों का भारत के लोकतंत्र में। राहुल गांधी जी 4 बार के चुने हुए सांसद हैं, इस देश के विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता हैं, सत्तारूढ़ दल में रहते हुए सबसे बुलंदी से जनता की आवाज उठाई और अभी भारत जोड़ो यात्रा करके इस देश के लिए एक नई आशा और एक नई उम्मीद की किरण बने हैं। और आप हमसे कहते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र और यहां का लोकतंत्र का ढांचा विश्व के लोकतंत्र का भविष्य डिसाइड करेगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी जी को लेकर तमामों मनगढ़ंत कहानियां, तमामों झूठ बोले गए हों। ये वो लोग करते हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में लड़ रहे हैं, जिनका वजूद ही, जिनका काम ही, जिनकी दुकान ही राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलकर चलती है। और ये लिस्ट है, और मैं लिस्ट भी अब धीरे धीरे जारी करना शुरू करूंगी, कौन बोलता है और कौन नहीं बोलता है, जिससे कि दुनिया को पता तो चले कि कौन क्या काम कर रहा है, किसकी क्या प्राथमिकताएं हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका अस्तित्व, अगर वो राहुल जी के खिलाफ ना बोले तो अस्तित्व भी 2 पैसे का नहीं है, 2 कौड़ी का नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इनको दिक्कत क्या है। पहले इन्होंने क्या घेरना शुरू किया, पेगासस पर,
फॉरेन सॉइल पर तो मोदी जी का चिपका दिया गया कि देखिए भाई वो तो फॉरेन सॉइल पे जाके कह रहे हैं क्या पाप किया था हिंदुस्तान में पैदा हुए, बेचारे चुप हो गए। पेगासस पर तो आईना दिखाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की समिति ने तो ये बोला था कि सरकार ने सहयोग ही नहीं किया, तो चुप हो गए। फिर चीन को लेके उड़े, चीन की तारीफ। राहुल गांधी जी ने तो कहा कि चीन एक कोअर्सिव फोर्स है, वो बलपूर्वक काम कराने की कोशिश करता है अपने यहां, और ये सर्वथा गलत है। हमारा इथोस, हमारा डीएनए लोकतांत्रिक है और चीन का नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि चीन को हमसे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी और है अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। और उन्होंने यह कहा कि जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो चीन घबराता है, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट गेम इन टाउन ऑन प्रोडक्शन। इस बात का जवाब तो मोदी जी पहले ये एक्सप्लेन करके दे कि $100 बिलियन का व्यापार घाटा क्यों करके बैठे हुए हैं, नतमस्तक क्यों हो जाते हैं, जी हजूरी क्यों करते हैं, 20 जाबाजों की शहादत का बदला कैसे लेंगे। तो पहले तो बेचारे चीन पर घुमाते रहे, वो भी नहीं चिपका, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो चीन को ही धज्जियां उड़ा दी है कहकर कि चीन एक कोअर्सिव फोर्स है, चीन में लोकतंत्र नहीं है, चीन बलपूर्वक काम कराता है, चीन को हमसे दिक्कत है, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो चीन को सबसे ज्यादा दिक्कत है, बिकॉज हम सबसे ज्यादा उसमें उन्नति कर सकते हैं। फिर बेचारे, और ये स्क्रिप्ट है, पहले चीन पकड़ लो अपने मित्र को, फिर दूसरे मित्र पाकिस्तान के पास पहुंच जाओ, फिर पाकिस्तान को लेकर आ गए। पाकिस्तान, अरे भैया अभी तक ये देश समझना चाहता है कि लाहौर क्या करने गए थे, कौन सी बिरयानी खाने, कौन सी सिवई खाने, वो बताएंगे नहीं। देश ये पूछना चाहता है पठानकोट में आईएसआई क्यों बुलाई, पाकिस्तान की भी धज्जियां उड़ा दी राहुल जी ने कहा पाकिस्तान, किसी ने उनसे सवाल पूछा पड़ोसी देशों पर कैसे रिश्ते होने चाहिए, पाकिस्तान का नाम लिया, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध होने चाहिए, सामान्य संबंध होने चाहिए, समन्वय होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को देखते हुए, पाकिस्तान की काली करतूतों को देखते हुए ऐसे संबंध बनना स्थापित नहीं है। अब वो भी सुई टपक सन्नाटा हो गया कि भाई पाकिस्तान भी नहीं चिपक रहा है, तो एक ये नया एंगल मनगढ़ंत कहीं से निकाल लिया। लेकिन ये मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि उन्होंने क्या कहा था कि दिस इज आवर ओन, आवर इंटरनल एंड एन इंडियन प्रॉब्लम, जिसका सोल्यूशन हिंदुस्तान ढूंढेगा, लेकिन हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो विश्व के लोकतंत्र की गति, नीति, दिशा और दशा डिसाइड करेगा। एक बात मैं और कहना चाहती हूं, आपको बड़ी आपत्ति है, चाहे वो बेरोजगारी पे बोले या महंगाई पे बोले या अडानी पे बोले या चीन पर बोले, किसी चीज पे भी, कोरोना पे बोले, आप आइए ना सदन में बहस करिए, करते दूध का दूध पानी का पानी। आप बहस नहीं कर पाते, बहस से भागते हैं। जब अडानी पर बोलना था तो 2 घंटे 40 मिनट साहब कांपते हाथों से पानी पीते रहे। जब महंगाई पर चर्चा चल रही थी तो कहते मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। जब बेरोजगारी पर था तो कहने लगे पकौड़ा तल लो। जब चीन पर चर्चा करने की आई तो कह दिया भैया कोई घुसा ही नहीं हुआ है, 20 जवानों की शहादत ऐसे ही हो गई, पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे ही चले गए, व्यापार घाटा ऐसे ही बढ़ गया। यह असलियत है मोदी सरकार की। आइए सदन में जो राहुल जी ने कहा हर चीज पे बहस कर लीजिए, लेकिन इसमें एक जो पुट है ना वो थोड़ा सा जलन का भी है, और मैं बताती हूं क्यों, समझाने की कोशिश करती हूं। भाई साहब तो 2002 के बाद ना अमेरिका जा पा रहे थे ना यूके जा पा रहे थे, ब्रिटेन ने उनके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया था, ब्रिटेन उड़कर जा नहीं पा रहे थे, अमेरिका भी आने की परमिशन नहीं दे रहा था। और यहां पर विपक्ष के एक नेता को दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी 1206 में स्थापित कैम्ब्रिज, जो कि विश्व विख्यात इंस्टीट्यूशन है, वो लेक्चर के लिए बुला रही है। यहां पर तो ब्रिटेन के सांसद राहुल जी को सदन में बोलने के लिए बुला रहे हैं। तो थोड़ा सा एक जेलसी का, एक कॉम्प्लेक्स का भी पुट है, वो मैं समझ सकती हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, चुने हुए सांसदों को, मंत्रियों को यह डिसाइड करना है कि संविधान की पद की शपथ लेकर क्या आप लगातार झूठ बोलने का, लगातार ट्रोल बनने का काम कीजिएगा। करिए आप ये काम, हम नहीं घबराते आपसे, क्योंकि यह सच है कि जब राहुल गांधी जी एक शब्द बोलते हैं तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। यह सच है कि जब राहुल गांधी जी चीन पर या पाकिस्तान पर बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता आप घेरे किस पर। यह सच है कि जब वो बेरोजगारी और महंगाई पर बोलते हैं तो आप इधर उधर ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। और यह सच है जब वो इस देश के लोकतंत्र पे बोलते हैं और ये कहते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है, भारत का भूमिका अहम होगी लोकतंत्र को स्थापित करने में, तो आपको समझ में नहीं आता और आप डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं।
मेरा अपना मानना है, राहुल गांधी जी ने जो कहा है भारत के लोकतंत्र के बारे में, यह हमारी इंटरनल प्रॉब्लम, हम इसका सोल्यूशन लाएंगे, लेकिन 140 करोड़ की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का लोकतंत्र कैसा है और कितना मजबूत है, इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। इसमें मुझे किंच मात्र भी कोई गलत चीज नजर नहीं आती, कोई आपत्ति नहीं होती है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है सांसद होने के नाते रविशंकर प्रसाद जी अपने बोले हुए माया जाल, अपने बोले हुए झूठ पर माफी मांगे और यह सरकार अपनी पोजीशन क्लियर करे कि इनकी क्या पोजीशन है, चीन पर क्या पोजीशन है, पाकिस्तान पे क्या पोजीशन है, इनकी क्या पोजीशन है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, और ये क्या करना बंद करेंगे कि इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित, स्वस्थ और मजबूत रहे। I will very briefly make a statement in English. You just heard Mr. Gandhi and he made a very powerful statement as far as the democratic values in India is concerned. There was no doubt in his mind and he said this is our problem, this is an internal problem, this is an Indian problem and we will find solutions within India. But he also went on to say that in a country where 140 crore people are part of your democratic system, the fate of Indian democracy impacts the fate of democracy on the planet. He's actually telling the world that India will decide the fate, the direction of democracies all over the world. It's a hugely laudable statement. If anybody had any sense, they would clap for him, they would applaud him. But instead, the Modi government, its 2 rupee trolls, all its MLAs, MPs, ministers, out of job MPs, out of job ministers are running forth that who is going to stoop lower. And that is what this is about. Every time, each time Rahul Gandhi ji gives a statement, the BJP is rattled. ये बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी आपको नजर आ रही है. And quite frankly, the BJP tried to first say foreign soil. We said this is what Mr. Modi had said on foreign soil. He was actually saying that people in India were cursing their luck for being born in India. Then they said Pegasus. We said, why did you not cooperate with the fact-finding committee in the Supreme Court? They then came to China. Mr. Gandhi went on to say China is a coercive force. China has an issue with us when we increase our production because we are the biggest game in town. Mr. Modi had nothing to say to that. Then they went to their original script, which was Pakistan. But Mr. Gandhi lambasted Pakistan and said we want good relations with all our neighbors. But the kind of terror activities that Pakistan indulges in, it doesn't make it possible for us to have normal relations with them. And so Mr. Ravi Shankar Prasad today, who used to be a cabinet minister and of course was very, I would hate to say this, use the word, but very rudely and unceremoniously shunted out, is today fighting for political relevance. And he comes and lies about Mr. Gandhi, that Mr. Gandhi has asked for some intervention. Mr. Gandhi is saying that India will decide the fate of democracies on the planet. Do you not understand English? Do you not want to understand the translation? And I know for a fact that Mr. Ravi Shankar Prasad speaks impeccable English and speaks impeccable Hindi and understands both languages. So what is this need to constantly lie? And if you really want to debate, then all the issues that Mr. Gandhi has raised, whether it's weakening democracy, whether it is unemployment, whether it's high prices, anything that he has spoken on, China, let's come and debate this in parliament. Or Adani. Every time he questions you on Adani, you start sipping water in parliament. For 2 hours, 40 minutes, the prime minister speaks. He doesn't utter the word A of Adani. But I want to place on record just something for the consumption of your viewers and people at large, that Mr. Modi was not allowed to go to the UK or the United States for 10 years after 2002. And is this coming from a place of jealousy? Is this coming or is this stemming from a place of complex? Because some of the most renowned institutions in the world, like Cambridge University, is inviting Mr. Gandhi as a visiting fellow to deliver a lecture on learning to listen in the 21st century. Or, MPs in Britain are inviting him to parliament to speak. So where is the problem? Is this jealousy? Is that complex? What are you embroiled in? You should be happy that here is an Indian parliamentarian who's been asked to deliver a lecture in a country that ruled us for 200 years. We look them in the eye and say that we will decide what the future of democracies in the world will be. The health of our democracy will decide the health of your democracy. We are looking them in the eye and saying this, and the BJP has a problem with that.
It's not just ridiculous, but I think from this very platform, I expect Mr. Ravi Shankar Prasad to tender an unconditional apology to Mr. Gandhi, to stop doing these distracting tactics. You are a member of parliament, and so many of Mr. Modi's minions are members of parliament and ministers. Respect the offices, respect the constitution that you solemnly swore by, because here you are speaking about a 4-time MP, who's one of the most prominent members of the Indian opposition, who is a public thought leader, and who's speaking on issues that really matter to the people of the day. Millions and crores of people and just joined Mr. Rahul Gandhi in the Bharat Jodo Yatra because they're so sick of your narrative. They're so sick of how you're handling this country. When are you going to learn those lessons? With this, I think we will end this statement. We cannot condemn what Mr. Ravi Shankar Prasad has said more than we have. And we want to put on record that Mr. Gandhi was emphatic. He was assertive when he said, weakening of democracy in India is our problem. It's our internal problem. It's an Indian problem, and we will find the solution within and not outside. But he also went on to say that 1.4 billion people on this planet live in the democratic system in India, and the fate of democracy in India will determine the fate of democracy on the planet. अगर ये छोटी सी बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ में आ रही है, तो जो झूठ की दुकान वो खोलते हैं, जो नफरत का कारोबार चलाते हैं, वो चलाते रहें। हम मोहब्बत की दुकानें खोलते जाएंगे और सच के ध्वजवाहक बनकर अपनी बात रखते जाएंगे। पुरजोर तरीके से हर उस मुद्दे पर बोलेंगे जो एक लोकतांत्रिक देश में चर्चा का विषय होना चाहिए और जिस पर बात होनी चाहिए। धन्यवाद।